निशा अपने बेटे अंशुमन का एडमिशन करवाने एक जगह पहुंची। वैसे तो वह इस नए देश में अनजान थी। तभी स्कूल की स्टाफ ने निशा और अंशुमन का स्वागत किया और एडमिशन से जुड़ी जानकारियां लेने लगी। तभी एक और महिला स्टाफ निशा से कहने लगी, मैं हूँ रीमा, प्रिंसिपल सर की असिस्टेंट। अनुराग सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब निशा का दिमाग उस अनुराग नाम पर अटका हुआ था। कितना परिचित नाम है। प्रिंसिपल के कमरे में प्रवेश करते ही निशा की सांस अटक सी गई। विशाल कमरा, पीछे दीवार पर एक बड़ी तस्वीर और आगे एक बड़ी सी मेज, सोफे और इन सब के बीच एक कुर्सी पर अनुराग। वही चेहरा, वही ललाट, वही माथा और ही गहरी आंखें। निशा सकपका सी गई। वेलकम मिस्टर अंशुमन। प्रिंसिपल का ध्यान अपने छात्र पर ही था। थैंक यू सर। अंशुमन कुर्सी खींचकर उस पर बैठ चुका था। तो आप दिल्ली से आए हैं? प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर पूछा तो झट से अंशुमन ने जवाब दिया, यस सर, हम दिल्ली में रहते हैं। वैसे हम बीकानेर के राजघराने से हैं। आप कभी गए हैं वहाँ? जवाब में अनुराग ने मुस्कुराहट फेंकी। फ़ोन की घंटी बज रही थी। अनुराग ने फ़ोन उठाकर बात करनी शुरू कर दी। तो क्या अनुराग जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है? क्या वह अभी भी? निशा मन ही मन खुद से सवाल जवाब कर रही थी कि अचानक एक शोर ने उसका ध्यान खींचा। खेल खेल में अंशुमन ने पेपर वेट नीचे गिरा दिया था, जो लुढ़कते हुए अलमारी के कोने में छिप गया था। अंशुमन उठकर गया और चुपचाप पेपर वेट वापस मेज पर रख दिया। ओ गुड, प्रिंसिपल अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, बिना सहारे के तुमने अपने आप पेपर वेट मेज पर रख दिया। दिस इज़ इम्प्रेसिव। मैं अंधा थोड़े ही हूँ। मम्मी तो बस वैसे ही मुझे देख देख कर रोती रहती है। आप ही समझाए ना मम्मी को। ज़रूर बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि अपनों के आंसुओं में कितना प्यार, कितनी भावनाएं होती हैं। निशा को काटो तो खून नहीं। तो क्या अनुराग नेत्रहीन है? आंखों की खूबसूरती वही जो कॉलेज के ज़माने में थी, मगर उस खूबसूरती की अब कोई कीमत नहीं थी। यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कई सवाल निशा को झकझोर रहे थे। इससे पहले कि बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ता, अनुराग ने इजाज़त मांगी और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निशा अपने कमरे की बालकनी में बैठी दूर पहाड़ों की ओर टकटकी लगाई थी। बादलों का एक झुरमुट आया और उसे भिगोने लगा। निशा ने आगे बढ़कर खिड़की को बंद करने की कोशिश की, मगर तेज हवा की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाई और अतीत में खो गई। पहाड़ों से उसे खास प्यार था। शायद इसी वजह से उसने छुट्टियों में कश्मीर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। उसके पति सुजीत उसके पति सुजीत ने ऑफिस से काफ़ी सारी छुट्टियां ले ली थी। कितना खुश था नन्हा अंशुमन। श्रीनगर का हर कोना उन्होंने देखा। ऐसे ही एक शाम थी जब वे डल झील के किनारे घूम रहे थे कि कुछ लड़के पास से गुजरती फौज के एक कारवां पर अकारण पत्थरों की बरसात करने लगे। फौजी दस्ते हथियारों से लैस होने के बावजूद चुपचाप चलते जा रहे थे कि अचानक एक दुबले पतले लड़के ने एक फौजी की वर्दी पर हाथ डाल दिया। जवान ने लड़के की कलाई पकड़ ली और वह घसीटता चला जा रहा था। जवान ने उसे एक हाथ से पकड़े रखा और वह लड़का अपनी पूरी ताकत व जोर आजमाइश बावजूद अपनी कलाई नहीं छुड़ा पाया, मगर एक दल ने पत्थर की बारिश कर दी। तभी एक पत्थर अंशुमन को जा लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। फौज के कप्तान ने अंशुमन को घायल देखा तो नारे लगाती भीड़ में घुस गया और पत्थरों की बौछारों के बीच अंशुमन, निशा और सुजीत को बचाकर जीप में बिठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही फौरन अंशुमन का इलाज शुरू हो गया। बच्चे की आंखों का कार्निया डैमेज हो चुका है। अगर कुछ देर और हो जाती तो ऑप्टिकल नर्व भी कट सकती थी। फिलहाल बच्चा देख नहीं पाएगा। डॉक्टर ने राय जाहिर की। क्या कोई उम्मीद नहीं? सुजीत ने हौले से पूछा। आस तो रखिए, मगर उम्मीद नहीं। शायद कभी ऐसा कोई डोनर मिल जाए जिसकी आंखों का यह हिस्सा सही हो तो उसकी कार्निया की मदद से इसकी आंखों की रोशनी आ जाए, मगर पूरी तरह से मैचिंग हो जाए तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। फ़ोन की बजती घंटी निशा को अतीत से वापस वर्तमान में ले आई। फ़ोन पर दूसरी ओर सुजीत था, जो अंशुमन की खैरियत पूछ रहा था। निशा चाह कर भी सुजीत से अनुराग का जिक्र नहीं कर पाई। अगले दिन निशा ने अनुराग को
ऑफिस की तरफ जाते देखा और वह भी पीछे पीछे पहुंच गई। अनुराग अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा था कि एक बरसों से अनजान मगर सदियों से परिचित खुशबू ने उसे पल भर के लिए चौंका दिया। संयत होकर अनुराग ने धीरे से कहा, आओ निशा, सब कुछ हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अंशुमन कहाँ है? सब कुछ ठीक हो गया, मगर ठीक कुछ भी नहीं है। मैं समंदर में गोते लगाती एक ऐसी नैया हूँ जिसका ना कोई किनारा है ना कोई साहिल। नियति एक के बाद एक मेरी परीक्षाएं लेती जा रही है और यह सिलसिला चलता आ रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी नहीं सोचा था कि यूँ अचानक तुमसे मुलाकात हो जाएगी। जो कुछ कॉलेज में हुआ उसके बाद तो मैं तुमसे नज़र ही नहीं मिला सकती। कितने बड़े अपराध बोध में जी रही हूँ मैं। तुम्हें एक अपराध बोध से तो मैंने बिना कहे ही मुक्त कर दिया है। जब मेरी आंखें ही नहीं तो नज़र मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं। अनुराग ने एक फीकी मुस्कान फेंकते हुए कहा। मगर तुम्हारी आंखें? निशा ने रूंधे गले से कहा। लंबी कहानी है, मगर सार यही है कि पहली बार एहसास हुआ कि जात पात के सदियों पुराने बंधन से हमारा समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। जातिवाद के जहर को देश से निकलने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें बीकानेर फोर्ट की दीवार पर देखा तो वे अपना आपा खोने लगे। तुम्हारी बेवफाई ने आग में घी का काम किया। तुमने तो बड़ी आसानी से यह कहकर दामन छुड़ा लिया कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है मिलने के लिए और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मगर मुझसे वे बड़ी बेरहमी से पेश आए। मैं डर गई थी। मेरे पिता और भाई जात पात को नहीं मानते, लेकिन आसपास के गांव और दूर के रिश्तेदार उन पर हावी हो गए थे। मुझसे उन्होंने कहा कि अगर मैं यह कह दूं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती मिलने को मजबूर कर रहे हो तो उसे बिरादरी में उनकी इज्जत बच जाएगी और इसके एवज में वे तुम्हें छोड़ देंगे, वरना वे तुम्हारी जान लेने को आमादा थे। जब सारी बात का मेरे पिता और भाइयों को पता चला तो वे बेहद शर्मिंदा भी हुए और उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों से रिश्ता तक तोड़ दिया। उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम वहाँ से जा चुके थे। तुम्हें ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। तुम्हारे सामने तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर तुम्हारे ओझल होते ही उनकी हैवानियत परवान चढ़ गई और वह खेल तब तक चलता रहा जब तक मेरी सांसें ना उखड़ गई। मरा जानकर छोड़ गई वे मुझे। डॉक्टरों ने किसी तरह से मुझे बचा लिया, मगर मेरी आंखें ना बचा पाईं। फिर उसके बाद ज़िंदगी ने करवट बदली। अंधा होने के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी और मेरी उपलब्धियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। निशा की आंखों में आंसुओं की बरसात जारी थी। शायद नियति ने मुझसे बदला लिया। तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनने के अपराध में मुझे यह सजा दी कि मेरे अंशुमन की भी आंखें छीन ली। मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है, गलती मेरी थी, मगर सजा उस मासूम को क्यों मिली? अपराध मेरा था। अंधेरों के तहखानों में मुझे डाला जाना चाहिए था। कसूर मेरा था तो सजा की हकदार मैं थी, अंशुमन नहीं। दिल छोटा ना करो निशा और खुद को गुनाहगार मत समझो। अंशुमन के साथ जो हुआ वह एक हादसा था। मुझे यकीन है वह देख पाएगा। मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी है। तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। विश्वास के दामन को मत छोड़ो। देखना, एक सुबह ऐसी भी आएगी जब अंशुमन उगते हुए सूरज की लालिमा को खुद दिखेगा। अनुराग ने पूरे यकीन के साथ कहा। और तुम कब देख पाओगी अपनी निशा को? निशा ने अपनी निशा शब्द पर जोर देकर कहा। निशा, अनुराग की आवाज़ में कंपन था। ऐसा सोचना भी मत। तुम एक ब्याहता स्त्री हो। तुम्हारा अपना एक परिवार है। सुजीत जैसा अच्छे व्यक्तित्व का पति है। मैं जानता हूँ वह तुम्हें बहुत चाहता है। किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए एक अपराध है। मैं इनकार नहीं कर रही, मगर सच्चाई यह भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हें देखते ही मेरे सोए जज्बात फिर जाग उठे। बुझे हुए अरमानों ने फिर से अंगड़ाइयाँ ली हैं। निशा एक पल को रुकी, फिर मानो फैसला सुनाते हुए बोली। अब मेरे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम्हारा अंधापन भी नहीं। अगर आज मुझे यह मौका मिल रहा है तो क्यों ना फिर से अपनी खोई हुई खुशियों से अपने दामन को भरूं। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? ऐसा सोचना भी हर नज़रिए से गलत होगा। पहली बार किया गुनाह गलती हो सकती है, दोबारा किया गुनाह एक सोचा समझा जुर्म होता है। और मेरा प्यार इतना गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हें गुनाहगार बना दे। अगले दिन फिर निशा
अनुराग के आने से पहले ही उसके ऑफिस में पहुंच गई। साफ सफाई करवाई, मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा और अनुराग का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई। लंच टाइम में रीमा जब ऑफिस में आई तो निशा को वहाँ पाकर चकित रह गई। सर तो आज ऑफिस में नहीं आएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं। रीमा ने यह कहा तो निशा ने एक ठंडी सांस ली, मायूसी से अपना बैग उठाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। शाम को रीमा ने अनुराग को सारी बात बताई तो अनुराग चिंतित हो गया। उसे निशा से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा न थी। आखिर क्यों निशा उम्र के इस पड़ाव में ऐसी नादानी कर रही है? उसने तो निशा की याद को मौत आने तक अपने सीने में दफन कर लिया था। क्यों निशा पुराने जख्मों को हरा कर रही है? क्यों नहीं सोच रही कि उसकी गृहस्थी है, पति है, बच्चा है? अगले दिन जब उसने फिर निशा को पाया तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। तुम चाहो तो वापस दिल्ली लौट सकती हो। यहाँ अंशुमन, जानती हूँ यहाँ अंशुमन की देखभाल होती रहेगी और वक्त आने पर आंखों के बारे में भी कुछ अच्छी खबरें मिल जाएंगी। मगर मैं दिल्ली तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी। वहाँ जाकर सुजीत से तलाक। निशा कुछ कहना चाह रही थी मगर रीमा को आते देख ठिठक गई। निशा के आने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रीमा के हिस्से का काम भी वह बड़ी मुस्तैदी से करती। काम के बीच वह कई बार खुद के और अनुराग के रिश्ते के बारे में जिक्र छेड़ देती, जिसे वह किसी तरह टाल देता। एक शाम अनुराग ने रीमा को बुला भेजा। रीमा ने अपने कोट की जेब से चाबी निकाली और अनुराग के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। सामने कोने में अनुराग सोफे पर धंसा हुआ था। सर, आपने याद किया? आओ रीमा, नए स्टूडेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री अस्पताल को भेज देना और उनसे कहना डोनर्स की लिस्ट भी अपडेट कर लें। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर। रीमा, तुम्हें याद है ना, मैंने एक बार तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी। उस कहानी में जो लड़की थी वो निशा है और एक बार फिर उस बेचारी के बुझे हुए अरमानों ने पंख फैलाए हैं। ओह, तो तुम सब जानती हो, मगर यह गलत है। मुझे उसे रोकना होगा। मैं नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसे रोकूं। मुझे डर है कि कहीं वह अपने पति से वह सब ना कह दे जो उसे नहीं कहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा यह कैसे मुमकिन हो पाएगा। लगता है निशा बहुत दूर निकल गई है, जहाँ से उसे उसका परिवार वालों की खुशियाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रही हैं। सर, आप जो चाहते हैं वह तभी हो पाएगा जब आप उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं, ओझल हो जाएं उसकी ज़िंदगी से आप। तुम ठीक कहती हो रीमा, मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर ही नहीं, बहुत दूर जाना पड़ेगा। सर, अगर आपको मेरी कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। मैं अगर आपकी मदद कर पाई तो मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। रीमा, मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मैं मन की आंखों से तुम्हारे मन को देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भावनाएं क्या है। तुम्हारे ढेरों एहसान हैं मुझ पर, फिर भी मैंने तुम्हारे एहसान को अनदेखा किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी अंधेरे के सहारे गुजारो, जबकि कई जगमगाते सितारे तुम्हारी राह तक रहे होंगे। मेरा साथ तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। रोशनी में जलकर मरने वालों परवानों से पूछिए। मेरा दावा है कि वे रोशनी में तिल तिल कर मरने की बजाय अंधेरे में सुकून से मरना चाहेंगे। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम रो रही हो रीमा? मत रो रीमा, आंसू बचा कर रखो। मेरा साथ देना है तो ये आने वाले वक्त में काम आएंगे, इन्हें संजो कर रखो। अनुराग ने निशा को फ़ोन करवा के बुलवाया। निशा मानो आने के लिए तैयार ही थी। आओ निशा, मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो आज तक एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, और आज जब तुम मुझे इस हालत में अपनाने को तैयार हो तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहूँगा। करीब पाकर फिर मैं तुम्हें दूर नहीं कर पाऊँगा। निशा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। मैं जानती थी मेरे प्यार में ताकत है, सच्चाई है। मैं कल ही वकील से नहीं निशा, अदालत के चक्कर में वकीलों की झंझट, उससे होने वाली रुसवाई और बदनामी की आग में मैं तुम्हें झुलसने नहीं दूंगा। मैंने कुछ और ही सोचा है। वह तभी हो पाएगा जब तुम्हें साथ देना गवारा हो। तुम्हें सही लगे तो ठीक, वरना मेरी तरफ से तुम आज भी आज़ाद हो। क्या सोचा है तुमने? मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। खून सुजीत का।
निशा सख्ती में आ गई। हाँ निशा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम सोच कर जवाब देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे आदमी यह काम बखूबी कर देंगे, किसी पर शक नहीं जाएगा, ना तुम पर ना मुझ पर। कल भारतीय राजदूतावास में एक कार्यक्रम है जिसमें भारत की कई व्यवसायी शिरकत कर रहे हैं, और दल को लीड करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। तुम्हारे बच्चे अंशुमन का पिता, जिसके साथ तुमने शादी का बंधन बांधा था और जिसे तुम अब तोड़ने जा रही हो। मैं चाहता हूँ कल ही तुम्हारा पति तुम्हारा एक्स पति हो जाए। बस तुम करीब $1 लाख का इंतज़ाम कर दो। निशा को शांत दिख अनुराग ने आखिरी दाव फेंका। आज अगर मैं अंधा ना होता तो बढ़कर तुम्हारे करीब आ जाता। असहाय हूँ, वरना सुजीत को ख़त्म करने के लिए मेरे 2 बाजू ही काफ़ी थे। सुजीत को राह से हटाकर हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर देते हैं, जहाँ सिर्फ हम होते हैं, सिर्फ मैं और तुम। हम नई ज़िंदगी जरूर जिएंगे, निशा ने मन ही मन यह सोचकर निर्णय लेते हुए कहा। सुजीत को आते दिख खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव निशा के चेहरे पर आ जा रहे थे। यूँ अचानक ला तो दी होती, निशा ने पूछा तो सुजीत ने बेफिक्री से जवाब दिया। मिलने का मजा तो तब ही आता जब मुलाकात अचानक हो। दरअसल यहाँ एक ऑफिस का काम निकल आया। मैंने सोचा क्यों ना एक टिकट में 2 काम किए जाएं। कहाँ है हमारा चश्मे बद्दूर अंशुमन कुमार? सुजीत ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। हॉस्टल में, उसे छुट्टी दिलाना यहाँ बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम घूमेंगे। यह देखो टिकट, यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया। तब तक वीकेंड आ चुका होगा, तब हम अपने जिगर के टुकड़े के पास होंगे। वैसे अंशुमन कैसा है? उम्मीद है वो नर्वस नहीं होगा, हमेशा की तरह खुश, हर हाल में मस्त। सुजीत की आंखें नम थी। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, निशा ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। कमरे में सामान रखते हुए निशा मानो मुद्दे की बात करने को बेताब थी। मेरे अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफ़र कर दो, कुछ फीस वगैरह देनी है। ज़रा मैसेज पढ़ लिया करो मैडम, आपके अकाउंट में कल ही $2 लाख डाले हैं। वैसे फ़ीस, हॉस्टल चार्जेस सब मैं ऑनलाइन दे चुका हूँ। अब $1 लाख से किसी की जान लेने का इरादा है क्या? सुजीत एक पल के लिए रुका, फिर हौले से बोला। जानती हो दौलत के बारे में मेरी क्या सोच है? लोगों की दौलत आती जाती रहती है, मगर मैंने जो दौलत कमाई है वो मेरे पास से कभी नहीं जाएगी। उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तुमने जिस पर तुम्हें इतना एतबार है? तुम निशा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम हो, जो आज भी मेरी है, कल भी रहेगी और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। निशा को काटो तो खून नहीं, बस अब एक ही चाहत है, हमारा अंशुमन जल्द ही अपने आंखों से ये दुनिया दिखे, अंधेरे से निकलकर उजाले में आए। सुजीत ने कहना जारी रखा। निशा ने अपने आंचल की छोर से सुजीत की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मन ही मन कहा, तुम मुझे कमज़ोर नहीं कर सकते। अनुराग, तुम जानते हो मैं मौके की तलाश में हूँ। आज जब सुजीत कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो मैं पैसे निकाल लूँगी। तुम मुझे बार बार फ़ोन मत करो। निशा अनुराग से फ़ोन पर बात कर रही थी और जल्द से जल्द बात पूरी करना चाह रही थी कि रात को फिर निशा की फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर अनुराग था। सुजीत मुझे भी कॉन्फ्रेंस पे ले गया, सो मुझे ना वक्त मिला और ना ही मौका, निशा ने बताया। और कल तुम घूमने जा रही हो? फिर तुम्हें यह भी मालूम है? निशा चकित थी। अंधा हूँ इसलिए मैंने किराए पर आंखें ली हुई है, ताकि मेरी आंखें ना होने का कोई फ़ायदा ना उठा सके। मेरे आदमी तुम्हारे आसपास रहेंगे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मुझे पैसे दे दोगी। वैसे भी सुजीत के मरने के बाद सब कुछ हमारा ही होगा। कल शाम को 3 बजे तुम डेक पर पहुंचोगी। वहाँ सुजीत का पैर फिसलेगा और वह समुंदर की लहरों में समा जाएगा। उधर सुजीत खत्म, इधर अंशुमन का काम तमाम। हॉस्टल की खिड़की से मासूम गिर पड़ेगा। और यह क्या कह रहे हो तुम? निशा लगभग चीखते हुए बोली। शांत निशा, शांत। तुम्हें तो मेरे दिमाग की दाद देनी चाहिए। सुजीत के मरने के बाद अंशुमन भी तो आधी दौलत का हिस्सेदार रहेगा और फिर बार बार तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता रहेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, निशा ने ऊंची आवाज में कहा तो अनायास ही सुजीत की आंख खुल गई। किस पर गुस्सा कर रही हो? कोई नहीं, यूं ही हॉस्टल की वार्डन का फ़ोन था। अगले दिन ठीक 2 बजे निशा के कमरे की घंटी बजी। मैडम, हाई टी तैयार है, आप साहब को लेकर डेक पर आ जाएं।
यहाँ तो बिन मांगे मोती मिल रही है। निशा चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरे सिर में दर्द है। तो साहब आप आ जाइए, हमने आपके लिए ही तो सारा इंतज़ाम किया है। नहीं, साहब भी नहीं जाएंगे। कह दो जाकर हम नहीं आएंगे, किसी सूरत में भी नहीं। सुजीत अचरज से निशा को देखने लगा। तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्यों बेचारी को डांट रही हो? निशा को मानो अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे सिर में दर्द है और तुम डेक पर ठंडी ठंडी हवा खाओगे अकेले अकेले? निशा ने कहा तो सुजीत ने वेटर से चले जाने को कहा। ऐसा कैसे हो सकता है अनुराग? माना कि तुम्हारी आंखों की खराबी के बावजूद तुम आंखें दान दे सकते हो और ये अंशुमन की आंखों से मैच भी करती है, पर हर काम का एक तरीका होता है, नियम होता है, कायदा कानून भी तो कोई चीज़ होती है। यूँ हम जीते जी तुम्हारी आंखें उसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते डॉक्टर? मैं तो वैसे भी देख नहीं सकता। मेरी आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं, मेरे लिए बेजान है, बेकार है। अगर इनसे उस नन्हे बच्चे की आंखों की रोशनी मिल सकती है तो क्यों नहीं? मुझे हेड से बात करनी पड़ेगी। अनुराग, ठीक है डॉक्टर, पर कृपया मेरी मदद करो। समझो कि बरसों पहले जो खुशी से मैं किसी को देना चाह रहा था, उसे देने का समय अब आ गया है। हेड ने जल्द ही अपना फैसला सुना दिया। नियम के मुताबिक किसी जिंदा इंसान की आंख किसी और को नहीं दी जा सकती। सिर्फ मृत्यु के बाद ही ऐसा हो सकता है, और यह कानून विश्व के हर देश में लगभग एक जैसा ही है। मौसम की खराबी और लगातार होती बारिश की वजह से जहाज अपनी रफ्तार और दिशा दोनों खो बैठा था। संपर्क सूत्र भी ना के बराबर थे, इसीलिए निशा को अंशुमन से बात न कर पा सकने का बेहद मलाल था। किनारे पहुंचते ही उसने सबसे पहले अंशुमन को फ़ोन साधा, मगर बात ना हो पाई। शायद क्लास में होगा, सुजीत ने कहा तो निशा ने हामी भरी। स्कूल के बाहर ही उसने टैक्सी को रोक लिया और आगे पैदल जाने की हिदायत दी गई। सुजीत ने सामान उठाया और स्कूल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक शख्स से रास्ता रोकने का कारण पूछा तो पता चला कि कोई हादसा हो गया था। खिड़की से गिरकर किसी की मौत हो गई थी। निशा चिंतित हो गई। सुजीत ने पुलिस वाले से तहकीकात की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि जो मरा है उसकी मरने की उम्र नहीं थी। भारी कदमों से और आशंकित मन से निशा ने स्कूल प्रांगण में प्रवेश किया। एक अजीब सी भयावह खामोशी छाई हुई थी। न बच्चों का शोर, न अफरा तफरी, न भाग दौड़ का माहौल। बाहर ही रीमा नजर आई तो निशा भाग के उसके पास पहुंची। उसे देख मानो रीमा के सब्र का पैमान झलक गया। मैडम, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? अंशुमन कहाँ है? कहाँ है वह? ठीक तो है ना? मैं यहाँ हूँ मम्मी। निशा के कानों में रस भरती आवाज़ आई तो उसने उसी दिशा में नजरें घुमा दी। सामने अंशुमन खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह मम्मी, लाल साड़ी में तो आप लाल परी लग रही हैं। अच्छा ठीक है, मस्का छोड़ और बता, कैसा है तू? निशा ने उतावलेपन से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने लाल साड़ी पहनी है? क्योंकि काले चश्मे के अंदर से अंशुमन की आंखें देख पा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी और मेरी। यह रीमा की आवाज़ थी। निशा को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कस के अंशुमन को भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे हुआ यह सब, और यह हादसा कौन सा हुआ? सब बताती हूँ, मगर पहले अंशुमन को वापस अंदर बेड पर जाना होगा। अंशुमन की आंखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। सुजीत जी, आपको भी अंशुमन के साथ जाना पड़ेगा। कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। अनुराग के कमरे में प्रवेश करते ही निशा का कलेजा मानो मुंह तक आ गया। सामने अनुराग की तस्वीरें पर हार चढ़ा हुआ था। निशा वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। एक टक उसने उसकी तस्वीर को निहारा और फिर कहा, मैं सब समझ गई। मैं सब समझ गई कि उसने कितना बड़ा बलिदान किया मेरी गृहस्थी को बचाने के लिए। शायद इसीलिए उसने खुद को एक खुदगर्ज प्रेमी के रूप में पेश किया। मगर उसकी मौत अस्पताल और मेडिकल बोर्ड के कानून के मुताबिक एक जिंदा इंसान अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। उस रात अनुराग ने मुझे फ़ोन किया। रीमा, जो हालात है उसमें मैं अगर इस दुनिया से चला जाता हूँ तो निशा, उसकी ब्याहता जिंदगी, उसकी गृहस्थी बच जाएगी। साथ ही अंशुमन को आंखें मिल जाएंगी, वह देख पाएगा और उसके साथ साथ निशा की जिंदगी का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। उसकी खोई हुई तमाम खुशियाँ उसे मिल जाएगी। मेरी मौत उसे उस कश्मकश से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी जिसने उसका सुख, चैन, मन की शांति सब छीन लिया है। मेरी मौत पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दे पाएगी। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी बेकार है, जीना और ना जीना सब बेमानी है। उसका इससे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? लेकिन अनुराग, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हम कुछ और रास्ता तलाश करेंगे। प्लीज़ अपनी जान देने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी जान पर किसी और का भी हक है, जानता हूँ, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे ओझल हुए बगैर निशा को अपना परिवार नज़र नहीं आएगा। मुझ पर आखिरी एहसान करना। थोड़ी ही देर में एक जोरू की आवाज़ आएगी, शायद उस आवाज़ में मेरी चीख भी शामिल होगी। तुम बिना समय गवाए नीचे लॉन में चली जाना। मैं लाश बनकर वही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी जेब में एक पत्र मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि मेरी आंखें अंशुमन को दी जाएं। मैं उसके आगे नहीं सुन पाई और बेहताशा भागती हुई लिफ्ट की ओर पहुंची। मैं चीखती जा रही थी, अनुराग सर आत्महत्या कर रहे हैं, कोई उन्हें रोको। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आवाज़ और एक हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रीमा और निशा दोनों आंसुओं के सैलाब में फ़ोन की घंटी बजने तक बहती रही। सुजीत ने फ़ोन पर कुछ कहा जिसे निशा मुश्किल से सुन पाई। अगले दिन दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के लिए निशा, अंशुमन और सुजीत हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। रीमा ने लिपट कर रोती हुई निशा को एक लिफाफा दिया जिसमें अनुराग की तस्वीर थी। अनुराग की इच्छा थी कि यादगार के तौर पर उसकी यह तस्वीर अंशुमन को दी जाए और उससे कहा जाए कि बड़ा होकर अगर हो सके तो वह आंखों का डॉक्टर बने। जीवन की आपाधापी में से वक्त निकाल कर इस अस्पताल में आकर अंधेरे से लड़ते हुए बच्चों को रोशनी की किरण दिखाए। दोस्तों, दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।